उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय सेना हुई सशक्त। सीएम धामी छात्रों के हित में ले रहे हैं फैसले। 10वीं और 12वीं के छात्रों को सीएम धामी ने 12,000 रुपए देने की घोषणा। उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब की तरफ से बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में सीएम धामी हुए शामिल। सीएम ने बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। स्वास्थ्य विभाग लोगों को कर रहा है जागरूक। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का किया जा रहा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। और अल्मोड़ा में आजीविकी महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में सीएम धामी हुए शामिल। आजीविकी महोत्सव का सीएम ने किया शुभारंभ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। आपको बताएं कि सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि जब से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है उसके बाद से ही भारतीय सेना और सशक्त हुई है। भारतीय सेनाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया। सीएम धामी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने सेनाओं को खुली छूट दी, उनको अधिकार दिए, उनको अत्याधुनिक हथियार और यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराया और भारतीय सेनाओं में 1 रैंक 1 पेंशन भी उन्होंने लागू करवाया। तो वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, सेना की तरफ से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते रहे और साथ ही वीर गति को प्राप्त हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहते रहे, वो पार्टी चुनाव में सैनिकों का सहारा ले रही है। लेकिन जनता सब कुछ जानती है और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार प्रदेश में अस्तित्व में आएगी। उनकी बहुल स्वयं खुलेगी और सभी लोग जानते हैं कि हरीश रावत जी ने जो भी काम किए हैं अपने समय में और किस प्रकार का उनके सारे ऑडियो भी लोगों ने देखे हैं, वीडियो भी देखे हैं और उनकी सरकार भी देखी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सैनिकों का सम्मान हुआ है, सेना का मनोबल बढ़ा है और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जिस प्रकार से चाहे सैनिकों के सामान खरीदने की बात हो, उनके बूट खरीदने की बात हो या सेना को खुली छूट देने की बात हो, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और अब चुनाव के समय में ऐसी पार्टी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो है लोगों से सेना से हिसाब मांगते थे, उसका सबूत मांगते थे, सेना हमारे जनरल रावत को जो गली का गुंडा कहते थे, जो हमारे स्वाभिमान है, तो आप उनके बारे में स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आप चुनाव के समय में राजनीति के लिए उनके बड़े बड़े चित्रों का भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के सामने स्पष्ट है हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की हमेशा से सैनिकों के सम्मान की। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की हैं। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी के जरिए धनराशि जो है वो डाली जाएगी। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि चुनाव नजदीक है और जल्द आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में सभी छात्रों को टैबलेट देने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। इस कार्य में पूरी तरह से पारदर्शिता जो है वो अपनाई जा रही है। यही वजह है कि छात्रों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से धनराशि जो है वो डाली जाएगी। छात्र छात्राओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपए जो हैं वो भेजे जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट देने की घोषणा जो है वो भी की गई थी। इसकी खरीद के लिए सरकार की ओर से शासन और निर्देशालय स्तर पर कुछ अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है। तो वहीं निर्णय ये भी लिया गया है कि ये कमेटी माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं के लिए टैबलेट खरीदेगी। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो हमारे पास इस समय क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है और हम चाहते हैं छात्रों को टैबलेट मिलना चाहिए।
और ये हमारी सरकार ने घोषणा की थी, मैंने स्वयं इसकी घोषणा की। इससे पारदर्शी तरीके से जो भी चूँकि बाजार का रेट है, अपने अपने सभी के खातों में हम पैसा डालेंगे, बच्चों का खाता खुलवाएंगे और बच्चों का खाता खुलवा के एक टाइम बाउंड करके सभी बच्चे अपने स्तर से उसको हम स्कूलों में सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों के स्तर पर, प्रधानाचार्य के स्तर पर, कि सभी बच्चों को टैबलेट मिल जाए। हमारी पहली प्राथमिकता है टैबलेट मिलना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब की तरफ से अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। आपको बताएं कि परेड ग्राउंड देहरादून स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक की जो प्रतियोगिता थी उसका आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सीएम धामी ने स्वर्गीय संदीप मोहन चमोला को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब की पत्रिका प्रयास का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। आपको बताएं कि सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से खेल प्रतिभागों को आगे आने का जो अवसर है वो मिलता है और खिलाड़ियों में खेल भावना के साथ ही आपसी सामंजस्य भी बढ़ता है। जैसे अंतर विभागीय जो बैडमिंटन प्रतियोगिता हो रही है स्वर्गीय संदीप चमोली के नाम से, चमोली हमारे बहुत ही एक अच्छे अधिकारी भी थे, एक अच्छे उससे पहले कार्यकर्ता भी थे, सभी लोग उसको बड़ा मानते हैं और हम बड़ा उनका भावपूर्ण स्मरण भी कर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ भी संदीप चमोली का बहुत पुराना रिश्ता था। तो वहीं कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी कड़ी में जनपद उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से अस्पताल में आने वाले सभी मरीज का रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तो वहीं कोरोना को लेकर डॉक्टर्स बंजीला ने कहा कि ओमिक्रॉन से बचाव करने और सजग रहने को लेकर नानकमत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में RT-PCR कोविड टेस्ट भी जल्द ही शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अस्पताल में आने वाले हर मरीज को ओमिक्रॉन से बचाव की जानकारी जो है वो दी जा रही है। मास्क लगाने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही स्वच्छता बनाए रखने को भी कहा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से कहा जा रहा है नानकमत्ता में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई भी जो केस है वो निकलकर सामने नहीं आया और आगे भी इससे बचाव जो है वो बरतने के निर्देश जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं। वो रैपिड एंटीजन टेस्ट चल रहा है और डेली जो भी मरीज़ हमारे अस्पताल में आते हैं उनका सबकी पहले रैपिड जांच होती है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन और क्या कहते हैं आपका OPD बेस का सारा पेशेंट्स का सबसे पहले हम रैपिड टेस्ट करते हैं। 1-2 दिन में यहाँ पे RT-PCR की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ओमिक्रॉन से लड़ने में हमें और सहायता मिल सके। तो वहीं अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया। इस महोत्सव में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। आपको बताएं कि सीएम धामी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं आजीविका महोत्सव की शुभारंभ सीएम धामी ने किया है। आपको बताएं कि सीएम धामी ने रूरल बिजनेस इंटरक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन करते हुए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान सीएम धामी ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम ने आजीविका महोत्सव में सभी को संबोधित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है और सीएम धामी ने कहा कि रूरल बिजनेस इंटरक्यूबेटर सेंटर के माध्यम से स्थानीय काश्तकारों, उद्यमों और समूहों को फायदा भी मिलेगा। सीएम ने कहा कि पहले चरण में अल्मोड़ा के हवालबाग और कोटद्वार में ये सेंटर जो है वो खोले गए हैं। जो लोग अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, चाहे स्थानीय स्तर पर उत्पाद तैयार करते हों, उनके उत्पादों को जानकारियों के लिए आगे प्रत्येक जिले में रूरल बिजनेस इंटरक्यूबेटर सेंटर खोले जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास का काम कर रही है। आप सभी को मैं बहुत बधाई। देखिए, इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन में इंक्यूबेटर्स का जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे चलकर इसकी ट्रेनिंग लेंगे और जो हमारे लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, लोकल के काश्तकार हैं, लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, समूह के लोग हैं और जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को बाजार मिलेगा। इसके उद्देश्य से 2 सेंटर
यहाँ पर एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर जिले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले। तो वहीं खटीमा के मंत्रा क्लब ने राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सीएम धामी की पत्नी गीता पुष्कर सिंह धामी शामिल हुई। इस दौरान गीता धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। तो वहीं गीता धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों के प्रति सजग है और साथ ही सीएम की तरफ से वन चेतना मैदान चक्करपुर में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा भी की गई है। इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण की घोषणा जो है वो भी की गई है, जिसका निर्माण अभी प्रगति पर है। इससे हिमालय क्षेत्र में रहने वाले सभी खेल प्रेमियों को इसका लाभ मिल सकेगा। और साथ ही गीता धामी ने कहा कि स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी कराई गई है। साथ ही चयनित खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण के चलते 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो वहीं गीता धामी ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में खटीमा के विकास में जो योगदान दिए हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां सीएम धामी ने नागराज मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम धामी विकासखंड कार्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में शामिल भी हुए। इस दौरान सीएम धामी ने 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार से जुड़ने के लिए विभिन्न विभागों में भर्तियां अभी चल रही है। 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रत्येक जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत तमाम युवाओं को ऋण वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से अनेक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। दूर दराज के क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को आगे लाया जाए। इन क्षेत्रों के लिए, इनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग निश्चित रूप से अपने प्रस्तावों में ला रहे हैं, हम स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं और ये पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो है इन क्षेत्रों का उत्थान करेंगे। तो वहीं बाजपुर में कृषि कानून वापस मिलने के बाद गुरुद्वारा सिंह सभा में अखंड पाठ का आयोजन किया गया। इसी क्रम में अखंड पाठ के बाद भोग भी लगाया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन में सहयोग करने वाले सभी किसानों और पत्रकारों को सम्मानित भी किया। तो वहीं अखंड पाठ के भोग के बाद अटूट लंगर लगाया गया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि किसान आंदोलन पत्रकारों ने भरपूर सहयोग किया है, जिसके चलते मीडिया को भी यहां सम्मानित किया गया। भई जीत मेरी कृपा प्रभु तेरी, ये प्रभु की कृपा से हमारी जीत हुई है। इसमें किसी का कोई वो नहीं है कि किसी ने जीत करी है, ये प्रभु की जीत है। ये जब ये हमें ये पता चल रहा था कि हमारा आंदोलन खत्म समाप्त होने वाला है, हमने उसी टाइम कह दिया था 1 महीना पहले कि अगर हम जब जीत गए, घर को गए, हम गुरुद्वारे में जाके खंड पाठ करें। ये हमने पहले बोला हुआ था, इसलिए हमने आज खंड पाठ रखवाया। अब भोग पड़े आज खंड पाठ का। आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो है अखंड पाठ रखवाया गया था और उसका आज भोग पड़ा है। और इस समय शुक्रिया अदा करते हुए भगवान का और साथ में जिन्होंने सहयोग किया है व्यक्तिगत रूप से, संगठन के रूप में, उन सारे प्रतिनिधियों को सम्मानित करते हुए उत्साहवर्धन किया गया है कि जिन्होंने इस आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ करके सहयोग किया, आगे आए और समाज की ये लड़ाई थी, किसानों मजदूरों की लड़ाई थी, उनमें जो उन्होंने सहयोग किया उसके लिए उनको सम्मानित। तो वहीं बाजपुर के ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों की खुली बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा गया और उनका तत्काल समाधान करने की मांग भी की गई। जिसके बाद बैठक में मौजूद अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को जल्द समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं ब्लॉक प्रमुख सरिता देवी ने कहा कि बैठक में क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठक आयोजित की गई है। और साथ ही एसडीएम ने कहा कि बैठक में जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो भी समस्याएं रखी जा रही है उनका समाधान करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश अब दिए जा रहे हैं।
माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में ये ब्लॉक बाजपुर की बीडीसी की बैठक चल रही है इस समय, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी गण उपस्थित हैं। इसके साथ साथ हमारे माननीय सम्मानित जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और ग्राम प्रधानगण भी उपस्थित हैं। तो विभागवार जो गत बीडीसी की जो बैठक में कार्रवाई हुई थी उसके संबंध में वीडियो साहब ने उसका प्रेजेंटेशन किया। तत्पश्चात तो प्रत्येक विभाग अपने अपने डिपार्टमेंट की योजनाएं बता रहे हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनके यहाँ जो समस्या हो रही है उसके संबंध में वो विभाग से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज ये क्षेत्र पंचायत की बोर्ड की बैठक है जिसमें सभी ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, सभी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज सभी विभागों से जानकारियाँ लेते हुए इनकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा और इनकी सभी समस्याओं को सुनेंगे। तो वहीं भीम आर्मी संस्थापक देवी धुरा दलित हत्याकांड में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने पहली बार उत्तराखंड के चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। तो वहीं उन्होंने एसपी और डीएम से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने मृतक की पीड़िता को नौकरी और मुआवजा दिए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाए जाने की बात भी कही। तो वहीं चंद्रशेखर ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने का भरोसा दिलाया है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद के चंपावत दौरे को लेकर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता का हुजूम देखने को मिला, जिसमें सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात रहा। जब तक वो इंडिया में थे ना, यहाँ थे, तब तक नहीं था। तब तक उनको लगता था यही है सच। जब वो यहाँ से अब्रॉड गए पढ़ने के लिए, जब वो विदेश में रह के पढ़े और उन्होंने वहाँ का जीवन देखा, उनको लगा कि यार ये भी तो जीवन है, ये भी सत्यता है, कोई गैर बराबरी नहीं, कुछ नहीं है, आराम से। और आपके कार्य को, आपकी क्षमता को, आपके संघर्ष को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। जब वो यहाँ से पढ़ के और यहाँ आए, फिर उन्होंने देखा है ये क्या है, यहाँ तो जाति से जज हो रहा है। उनकी चीज समझ में आई, उनको लगा कि इसको ठीक करना पड़ेगा। तो वहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोटद्वार में ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर भवन का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और साथ ही ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन करने का जिक्र किया और साथ ही उन्होंने कहा कि व्यवसाय इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा जो ग्राम विकास का लोगों को स्वावलंबी बनाना, स्वरोजगार से जोड़ना, उसकी ट्रेनिंग देना, मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए एक तरह से ट्रेनिंग देना, लोन ऋण देने से लेकर सब कुछ, जो एक तरह से मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे कोटद्वार के लिए, हमारे पौड़ी जिले के लिए, गढ़वाल के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। तो मैं स्वामी यतीश्वरानंद जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमारी माताएं बहनें हैं जो हमारे समूहों से लगभग 3.25 लाख जो जुड़ी हुई हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हों, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको मार्केट मिले। हम देखते हैं जो ये हमारे समूह हैं, ये इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ रुपए होता है, सैकड़ों करोड़ रुपए होते हैं, उससे भी अच्छे प्रोडक्ट हमारी ये माताएं बहनें समूह के द्वारा बनाती हैं। तो वहीं कोटद्वार में अवैध खनन का मामला निकलकर सामने आया। आपको बताएं कि नदियों अवैध खनन जो है वह लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत एक्शन मोड में आ गए हैं। आपको बताएं कि वन मंत्री ने नदियों का निरीक्षण किया। वन मंत्री ने कहा कि लगातार नदियों में अवैध खनन की शिकायतें सामने आ रही है। तो वह निरीक्षण के दौरान वन मंत्री ने कहा कि नदियों में अवैध खनन किया गया है, जगह जगह गहरे गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि रिवर ट्रेनिंग में जो भी आरबीएम बाहर निकाला जाता है उसे नदी के किनारे ही लगाया जाता है, मगर डीएफओ की देखरेख में इस आरबीएम को बेचा गया ताकि नदी अपना रास्ता ना बदले, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस कारण नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को जो खतरा है वो लगातार उत्पन्न हो सकता है। इन सभी बातों को संज्ञान में लेते हुए निर्णय लिया गया कि डीएफओ दीपक सिंह को मुख्यालय अटैच करने के आदेश दिए गए हैं। अवैध खनन की जो जांच है वो लगातार की जा रही है।
बहुत लंबे समय से ये शिकायत हमको मिल रही थी कि कोटद्वार क्षेत्र में शुक्रो नदी पर, मालन नदी पर अवैध खनन हो रहा है, जो नदियां वन क्षेत्र में हैं। और मुझे जब लोगों ने बताया, लोगों ने ज्ञापन दिया, यहाँ के पार्षद जनप्रतिनिधियों दिया, लोगों के मन में ये बात थी कि मैं वन मंत्री हूँ और मेरी ही विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के गलत तरीके से खनन हो रहा है। मैंने यहाँ के अधिकारियों से, मैंने चीफ गढ़वाल पटनायक जी से कहा था कि इसकी जांच कराएं। तो वहीं उत्तराखंड में सरकार की तरफ से नगर के वासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा की गई है। आपको बताएं कि लाल कुआं में लंबे समय से लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था, जिसके लिए क्षेत्र की जनता लगातार प्रयास कर रही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र की जनता के लगातार सतत प्रयासों से ये मालिकाना हक शहर वासियों को अब वापस मिल गया है। इसी क्रम में क्षेत्र के विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि पहले चरण में 10 लोगों को पट्टे वितरित किए जाने की तैयारी हो चुकी है। सरकार की तरफ से पट्टे मिल जाने के बाद नगर वासियों को भूमि का अधिकार भी मिल जाएगा। साथ ही जो अन्य सुविधाएं हैं वो सुविधा भी लोगों को दे दी जाएगी। लाल कुआं नगर पंचायत की लीज न्यस्त भूमि पर बसे हुए लाल कुआं निवासियों की लंबे समय से इस भूमि के मालिकाना हक की मांग थी, जिसका जियो पूर्व में भी जारी होते रहा। लेकिन जब मैं विधायक बना तो मैंने इसको अत्यंत गंभीरता पूर्वक एक लक्ष्य निर्धारित कर यह तय किया कि मैं विनियमितीकरण अपने कार्यकाल में अवश्य कराऊंगा। तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में भी बैंक कर्मचारियों के हड़ताल से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नेतृत्व में बैंकों का निजीकरण किए जाने से नाराज बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मचारियों ने सरकार से निजीकरण की नीतियों को बंद करने की मांग की है और साथ ही बैंक कर्मचारियों ने कहा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो हड़ताल चली है दिनांक 16 और 17 को, ये जो भारत सरकार जो हमारे सरकारी बैंक हैं उनका निजीकरण करने के लिए सदन में बिल प्रस्तावित किया गया है, जिसको हमने मना किया, सरकार नहीं मानी। और जो सदन का हमारा बिल दिनांक 16 से शुरू हुआ है, आज उसका दूसरा दिन है, इसलिए हमने 16 और 17 में तारीखों में 2 दिनी हड़ताल में जाने का ऐलान किया और ये 2 दिन की हड़ताल हमने निभाई भी है। तो वहीं विधानसभा चुनाव सही और निष्पक्ष कराए जाने को लेकर प्रशासन के साथ साथ निर्वाचन अधिकारी भी अब तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सरोवर नगरी नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए एसडीएम और निर्वाचन अधिकारी जो है वो लगातार निर्देश दे रहे हैं। तो वहीं एसडीएम ने सभी बीएलओ को निर्देशित किया है कि वो मतदाता सूची का बारीकी से निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट रोल जो है वो तैयार कर दिए गए हैं। सभी बीएलओ ड्राफ्ट रोल के तहत फिर से वोटर लिस्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा नैनीताल के अंतर्गत सहायक निर्वाचन अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। तो आज यहाँ पे मैं 58 जो विधानसभा है उसका, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, मैं सीओ साहब भी साथ में हैं, क्योंकि इलेक्शन अब नज़दीक आ गए हैं, कभी भी हो सकता है इलेक्शन अनाउंस भी हो जाए। तो हमारी तैयारी एकदम सक्रिय रूप से चल रही है अब, और सभी बूथ्स पे हमने बीएलओज़ को भी एक्टिवेट कर रखा है 1 दिसंबर तक, क्योंकि जो वोटर लिस्ट में ऐड होने थे फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, ये भी हमारे द्वारा भरवाए गए और ड्राफ्ट रोल भी अभी तैयार कर दिया गया है। तो सभी बीएलओज़ जो हैं वो ड्राफ्ट रोल के हिसाब से फिर से फाइनल वोटर लिस्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पौड़ी पहुंचे, जहां धन सिंह रावत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। लोगों ने से बातचीत करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि राहुल गांधी की रैली से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी समिटती हुई जा रही है और लोग लगातार बीजेपी को चुनकर आगे भेज रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक बार फिर से लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई जाए। उन्होंने आगे कहा कि लोग ये जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, जिसका ये परिणाम है कि लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं।
अब पूरे देश में जो कांग्रेस की हालत है वो देख तो रहे हैं आप क्या हालत है। आज कांग्रेस पूरे देश में सिमट चुकी है और अब लोगों ने मन बना दिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, मोदी जी को नेतृत्व। फिर एक बार लोग चाहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता चाहती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार फिर भाजपा की बननी चाहिए। तो वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड पोखड़ा स्थित इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। साथ ही इस दौरान पर्यटन और लोक निर्माण विभाग की लगभग 5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उन्होंने किया। सम्मान समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ लोक गायक ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोग जो थे वो लोक गायक की प्रस्तुतियों पर झूम उठे। तो वहीं रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी का नया फोटो पर्यटन जोन संभावित 30 दिसंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसको लेकर वन विभाग तराई पश्चिमी ने पूरी तैयारियां हैं जो पूरी कर ली है। वन विभाग तराई पश्चिमी ने 50 नेचर गाइडों की भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए आवेदन आने शुरू हो चुके हैं। आपको बताएं कि वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत एक नया फोटो जोन खुलने जा रहा है, जिसमें सुबह और शाम के समय से 40 जिप्सियां पर्यटकों के लिए दी जाएगी। रामनगर से इस जोन की दूरी जो है वो लगभग 23 किलोमीटर की होगी। आपको बताएं कि कॉर्बेट पार्क की तर्ज पर यहाँ भी जिप्सी का परमिट लेने के लिए 1000 रुपये जो दाम है वो तय किया गया है, जिसको लेकर इस जोन को खोलने से पहले यहाँ पर 50 नेचर गाइडों की भर्ती होनी है, जिसकी प्रक्रिया तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने अब शुरू कर दी है। आपको बताएं कि इस नए जोन के खुलने के बाद इस जोन में 50 गाइडों को रोजगार मिलने के साथ ही ये पर्यटकों को सफारी पर भ्रमण कराते हुए भी नजर आएंगे। इको टूरिज्म जोन फांटों के लिए 50 नेचर गाइड रखे जाने हैं, जिसके लिए हमने विज्ञप्ति निकाली है। जो आवेदन करना चाहते हैं वो 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और तराई पश्चिमी वन विभाग के अंतर्गत समस्त निवासी और कॉर्बेट के ईडीसी, कॉर्बेट की परिधि के अंतर्गत ईडीसी मेंबर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।